बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसब किस्त नंबर 6। तुम शायद बुलंद आवाज़ में अपने दिल की बात छुटला रही हो। अगर ऐसा है तो मत करो, अपने दिल की सुनो। वो तुम्हें कुछ कह रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझती हूँ। तुम मेरे साथ उम्मीद अफजा बात करके अपनी किताब बेचना चाहती हो। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा मकसद, मगर याद रखना, मैं तुमसे ये किताब हरगिज़ नहीं खरीदूंगी, ना ही मैं तुम्हें ये बेच रही हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, तुम खुद मुझसे ये किताब मांगने आओगी और तब मैं तुम्हें फ़ौरन थमा दूंगी। अभी तुम सफ़र के आगाज़ में हो और जब थकोगी तो इस किताब के पीछे आओगी। मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा, मुझे बस तुम्हारे थकने का इंतज़ार है। जाओ, तुम्हारी बस आ गई। इस वक्त तो वो गुस्से से पलट गई, मगर फिर सारा दिन ये सोचती रही कि इसको इस सियाह फॉर्म लड़की को देखकर इतना गुस्सा क्यों आया था। वो क्या लगती थी उसकी, उसने क्या बिगाड़ा था भला उसका, और उसे गुस्सा किस बात का था। यूं अनजाने लोगों के साथ इस तरह सुलूक तो महमिल कभी ना करती थी, मगर अब क्यों। निदामत और शर्मिंदगी के एहसास ने उसे सारा दिन जकड़े रखा। वो किचन के सारे काम बेदिली से निपटा रही थी, पढ़ाई भी ठीक से ना कर सकी। पेपर्स हो रहे थे, अभी भी उसके पास पढ़ने को बहुत कुछ था, मगर सारा दिन एहसास जुर्म से अंदर से कचोके लगाता रहा। और रात को जब अचानक रसिया भुप्पो की आमद का शोर उठा तो वो बहुत बेदिली के साथ ड्राइंग रूम में आई। फायका आजकल सारा दिन मेरे साथ किचन में लगी रहती है, मैं तो मना करती हूँ, मगर मजाल है ये मुझे किसी काम को भी हाथ लगाने दे। आज भी पुडिंग बनाई थी, कह रही थी सारे मामू शौक से खाते हैं, उन्हें दे आऊँगी। मैंने कहा खुद ही दे आओ, मामू तो जान है ना। मेरी बच्ची, क्या फ़र्क पड़ता है, सब ठीक है, मगर मैं फवाद कहाँ है, नज़र नहीं आ रहा। मेहताब ताई के हमरा अंदर आती रसिया भुप्पो ने बात के इख्तिताम पर इधर उधर नज़र दौड़ाते सरसरी से अंदाज में पूछा, फवाद नज़र नहीं आ रहा। मगर महमिल पर नज़र पड़ी तो चेहरे पर नागवारी के तासुरात छा गए, शायद इस बात पर कि उनकी आखिरी बात पर वो इस्तहज़ाइया मुस्कुराई थी। लड़की, कोई काम काज भी किया है कि नहीं? तुझे जब देखो भागती फिरती है इधर उधर यहाँ वहाँ। मेरी भाभी का जिगरा है जो मुफ्त खौरों को टिका रखा है घर में, वरना मैं होती तो हूँ तो ओह नहीं। इन्हें इसकी मुस्कुराहट और तपा गई थी, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। सो बिगड़ कर कहती, बड़े सोफे पर बैठ गई। फाय का भी ट्रे पकड़ी जिसमें 2 डोंगे थे, चली आ रही थी फैशन के मुताबिक। शॉर्ट शर्ट के नीचे ट्राउज़र और लंबे बाल खुले थे जिनमें चोटी के बल साफ नजर आ रहे थे। वो सिदरा की तरह खूब मेकअप करती थी और इस तरह शायद ज़रा काबिल कबूल लग जाती अगर वो गहरे मस्कारे और आई मेकअप के ऊपर वो सियाह फ्रेम वाला चश्मा ना लगाती। तो ये कहाँ रखूं मुमानी जान? हाँ, वो रुक कर मध्यम आवाज़ में पूछ रही थी, वरना यही फायका थी जो कुछ अरसा पहले बेहंगम शोर किया करती थी, किचन में रख दो, बल्कि महमिल तुम ले जाओ। लाइए। महमिल आके बड़ी तो फायका ने कतरे तसब्सुब से माँ को देखा। दे दें फायका बाजी, फवाद भाई तो वैसे भी अभी ऑफिस से आए ही नहीं हैं। फुप्पो पूछ रही थी अभी उनका। वो बेनिहासी से कहकर ट्रे लेकर किचन में रखाई।
फवाद अभी तक नहीं आया? पप्पू ने बेचैनी से घड़ी देखी, फिर फाइका को आंख से इशारा किया। वो फौरन मेहताब ताई के बिल्कुल मुकाबिल सोफे पर मुअद्दब होकर बैठ गई। हाँ, कुछ काम था शायद। और तुम ठीक हो? ताई रिमोट उठाकर चैनल बदल रही थी। अंदाज में अजब शान बेनियाजी थी। जिनके फवाद जैसे बेटे हो ना, उन पर बेटियों की माएँ यूं ही मक्खियों की तरह भिन भिनाती नजर आया करती हैं। वो रज़िया पप्पो के अतवार खूब समझती थी। ये पुडिंग फाइका बाजी ने बनाई है पप्पू? वो वापस आकर सामने सोफे में टांग पे टांग रखकर बैठ गई। वही कुर्ता जीन्स, गले में मफलर की तरह लिपटा दुपट्टा, पूरी टेल पे उसका मखसूस अंदाज था। हाँ तो और नहीं तो क्या? अच्छा, आप तो उस रोज़ अपनी माई सलीमा से पुडिंग बना रही थी। वो जब मैं आपके घर गई थी, आप तो कह रही थी ना, आपको ना ही फाइका बाजी को पुडिंग बनाना आती है। फाइका बाजी, उसने चेहरा फाइका बाजी की तरफ मोड़ा। अभी रेसिपी सीखी है ना मैंने उनसे। हाँ, मेरे साथ आजकल सब कुछ सीख रही है। बैठकर मुफ्त रोटियां नहीं तोड़ती, फुप्पो चमक कर बोली। ताई मेहताब रिमोट पकड़े चैनल बदल रही थी। चेहरे पर अलबत्ता वाज़ेह बेजारी छाई थी। और आपने किससे सीखी? अपनी माई से। ज़्यादा ज़बान नहीं चलने लगी आजकल तुम्हारी महमिल? ये तो मेरी भाभी का हौसला है कि तुम्हें बर्दाश्त करती हैं। उनकी जगह मैं होती तो वो दिन में घर से बाहर निकाल देती। उनकी जगह आप कैसे हो सकती हैं पुप्पो जानी? दूसरों के पैसे पर ऐश करना एक आर्ट होता है वैसे, और ये हर किसी को तो आता भी नहीं है। शट अप महमिल! ताई ने गुस्से से रिमोट रखा। ज़्यादा बकबक की ना तो टांगे तोड़ के रख दूंगी तुम्हारी। अरे, हम ना रखते तो किधर जाती तुम? हाँ, इंग्लैंड। वो आराम से टांग पर टांग रखे चिल्ला रही थी। क्या मतलब? वो सब चौंके। क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मैं तो अम्मा को लेकर इंग्लैंड शू चली जाऊंगी। मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जो किया हुआ है, आप अभी से मुलाजिम ढूंढना शुरू कर दें तो बेहतर होगा। आप बैठे, मैं ज़रा किचन देख लूँ। वो उठकर किचन की तरफ चली आई। जानती थी कि उनके सरों पर बम फोड़ कर आई, मगर इस वक्त इन सबको सताने का दिल कर रहा था। खाने पर उसकी पेशी हो गई। तुमने कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है? इधर आओ ज़रा, मुझे बताओ। मेहताब बता रही थी कि क्या बात है? आगा जान ने जैसे एकदम याद आने पर खाने से हाथ रोक कर पूछा। स्कॉलरशिप? आरजू ने आईब्रो उचकाई। निदा और सामिया बातें करती ठिठक सी गई। फिजा चाची ने तो हैरत से गिलास रखा और फवाद लुकमा मुंह में लिए बुरी तरह चौंका था। बाकी सब भी एकदम रुक कर उसे देखने लगे, जो इत्मीनान से बाजू बढ़ाकर रायते का डोंगा उठा रही थी। जी आगा जान, ब्रिटिश हाई कमीशन से कुछ स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुई थी, तो मास्टर्स के लिए मैंने भी अप्लाई कर दिया। अब वो बड़ा चम्मच रायता चावलों पर डाल रही थी। उम्मीद है जल्द ही मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। फिर मैं इंग्लैंड चली जाऊंगी। सोच रही हूँ वहीं साथ साथ जॉब वगैरह भी शुरू कर लूँगी। आखिर खर्चे भी तो पूरे करने होते हैं ना। चमचा चावलों में हिलाते रायता मिक्स करते उसने लापरवाही से इतला दी, और उसे लगा था अभी घर भर में तूफान खड़ा हो जाएगा। मगर अच्छा, ज़रूर अप्लाई करो आगा जान। फिर से खाने की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। अब के हैरान होने की बारी महमिल की थी। उसने लम्हा भरकर ठिठक कर आगा जान को देखा और संभल कर बोली, थैंक यू सो मच आगा जान।
اس کے الفاظ پر جہاں مسرت اطمینان سے کھانا کھانے لگی تھی، وہیں ٹیبل پر موجود بہت سے لوگوں کی خاموش معنی خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے چاول کھاتے رہے۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا نہ کریں گے، مگر وجہ بھی فوراً سمجھ میں آ گئی۔ وہ باہر چلی جائے تو ان سے جائیداد میں سے حصہ مانگنے کون کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی میں، یہاں سے چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تم سب کو ہر اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم لوگ ڈرتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا تھا، اور پھر جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو یک دم چونکی۔ بے توجہی سے کھانا کھاتا فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے سر اٹھاتا دیکھ کر فوراً اپنی پلیٹ پر جھک سا گیا، اور بعد میں کتنا ہی پھپھو نے میری فائقہ نے پڈنگ بنائی کہہ کر روکنا چاہا، پر وہ رکا ہی نہیں اور کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کام ہے، چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا تم کام کرو، مہتاب نے بھی فوراً اس کی تائید کی تھی۔ ادھر پھپھو ہائیں ہائیں کرتی رہ گئی اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر ہی چلا گیا۔ محمل کا دل یک دم اداس سا ہو گیا تھا، نہ جانے کیوں، نہ جانے کیوں۔ اور دور بینچ پر بیٹھے سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے پاؤں میں تیزی آ گئی۔ وہ بک رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ، سیاہ فام لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا، پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ڈیئر، ٹو یو ٹو۔ وہ اس طرح کتاب کے کنارے پر ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل محمل ذرا سا تذبذب سی ساتھ بیٹھی، مجھے کل کے رویے پر بہت شرمندگی ہے۔ میں کبھی بھی اتنی روڈ نہیں ہوتی، اور جانے دو، مجھے برا نہیں لگا، رہنے دو، کوئی بات نہیں، اٹس اوکے۔ نہیں، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی ویری ویری سوری۔ میں کچھ پریشان تھی، میں نے تو تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا تھا نا تمہیں، تم خود ہی اس طرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں، وہ اس نے بھی ساختہ نظر چرائی۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی تو نہیں ہے، مگر اس کتاب کو تم سے ہے محمل، اس کتاب کو تم سے دلچسپی ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے کچھ ایسی ہی بات کی تھی۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے، تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات۔ واقعی؟ وہ ششدر اسے دیکھ رہی تھی، عجب بے چینی، بے یقینی، عجیب سی گمسم سی تھی۔ ہاں، اس میں لکھا ہے، تم نے میری کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، میں وہ نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ میں نے پوری پڑھ رکھی ہے، مگر مجھ پر صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے۔ تمہاری زندگی کی کہانی صرف تم پر کھلے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اب کہ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی، آ جائے گی، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ اور کس نے یہ کتاب صدیوں پہلے اس کے لیے رکھ کر چھوڑی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا اس کو۔ بس کا ہارن بجا تو وہ چونکی، اور پھر بنا کچھ کہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتے ہوئے اسے بس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ فواد کو چائے کمرے میں دے آؤ، اور محمل تم ٹرالی لان میں لے آؤ۔ تائی مہتاب اپنی اصلی بے نیازی سے کہہ کر پلٹ گئی تھی تو ٹرالی سیٹ کرتی محمل کسی خیال سے چونکی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو محمل، میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر دے آؤ۔ میں نہیں دے کر آ رہی ٹرالی، تنگ آ گئی ہوں میں
इन जलील लोगों के सामने। अच्छा अच्छा, चुप करो। मुसर्रत बौखला कर आगे बढ़ी और ट्रॉली का किनारा थाम लिया। मैं ले जाती हूँ, तुम फवाद को चाय दे आओ। और यही तो वो चाहते थे। शाने उचका कर लापरवाही से ट्रे सेट की और फिर उसे उठाकर धप धप सीढ़ियाँ चढ़ती गई। फवाद भाई, उसने दरवाजे पर हल्का सा नॉक किया। आ जाओ। उसने दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। फवाद आंखों पर बाजू पर हाथ रखे बेड पर नीम अजीब अंदाज में पड़ा हुआ था। फवाद भाई, आपकी चाय। हाँ रख दो। वो कसलमंदी से उठा, अंदाज से थका थका लग रहा था। क्या बात है फवाद भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसने ट्रे टेबल पर रखी और कप उठाकर उसके पास आई। हाँ कुछ नहीं, ऑफिस का मसला है। उसने चाय पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो चाय पकड़ाती महमिल की उंगलियां जरा सी मिस हो गई। उसने फौरन हाथ पीछे किया तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, फिर चाय का एक घूंट भरा। चाय तो तुम बहुत अच्छी बना लेती हो। हाँ, अम्मा ने बनाई है। वो जुसबुस्सी उसके सामने खड़ी थी, ऊंची भूरी पौनी टेल वाली दराज कद। महमिल लाई तो तुम हो, जायका है तुम्हारे हाथ में। अच्छा, मुस्कुरा दी। थैंक यू सो मच। और ये इंग्लैंड जाने का क्या सीन है तुम्हारा? वो मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। वो सर झुकाए खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। मगर तुम जॉब करने का कह रही थी ना, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी तुम्हारी। वो चाय का कप एक साइड पर रखे बड़ी संजीदगी से उसे देख रहा था। मैं सिर्फ अपने खर्चों के लिए जॉब करना चाहती हूँ, और ये इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर ये कौन संभालेगा? महमिल ने झटके से गर्दन उठाई। उसे लगा उसने गलत सुना है। बिजनेस एम्पायर? तो क्या कहा, दोबारा कहें जरा। बिजनेस एम्पायर? हाँ, तुम इसके ऑनर ज़मीं से हो। क्या तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है? तुम अपने अब्बा के बिजनेस पर भी ध्यान दो ना। आखिर कभी ना कभी तुम्हें ये सब संभालना ही है। महमिल जी, वो बेयकीनी से उसे देख रही थी। इतनी हैरान क्यों हूँ महमिल? वो उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। महमिल ने देखा वो उससे खासा लंबा था। मैं पता नहीं, क्या तुम ये सब नहीं संभालना चाहते हो? मैं संभालना चाहती हूँ, मगर कैसे? तुम अभी संभालना चाहती हो? वाकई में? फवाद के चेहरे पर खुशगवार हैरत उतरी। यानी अगर मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस में लगाना चाहूँ तो तुम काम करोगी मेरे साथ? बोलो। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। उसका दिल एकदम किसी और ऐसे धड़कने लगा था, हाथ लरसने लगे थे। ठीक है, तुम फिर मैं शाम में आगा जान से बात कर लेता हूँ। हाँ, वो इजाज़त दे देंगे मुझे? उसके अंदर वसवसों ने सर उठाया। श्योर, क्यों नहीं देंगे? मुस्कुरा कर उसे तसल्ली दे रहा था, और उसे समझ में नहीं आ रही थी अपनी खुशी का इजहार कैसे करे। एकदम ही उसे सब अपनी मुट्ठी में उतरता दिखाई देने लगा था। दौलत, निछावर, महबूब कदमों में। अब उसे सियाह फार्म लड़की की किताब की हरगिज़ ज़रूरत न थी। वो हवाओं में उड़ती वापस अपने कमरे में आई थी। और फिर रात में जब फवाद ने आगा जान के सामने उसे अपने साथ काम पर लगाने की तजवीज़ पेश की थी, तो सबसे पहले हसन ने पहलू बदला था। उसकी क्या ज़रूरत है फवाद? महमिल को अभी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। वो नागवारी से बोला तो महमिल को वहाँ से बुरा लगा था। शुक्र था ख़ानदान की औरतें वहाँ न थीं, नहीं तो तूफ़ान ही आ जाता। तुम बीच में मत बोलो हसन, आगा जान से बात कर रहा हूँ ना मैं अभी, और मैं तुम्हारी बातों का मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। हसन ने एक कटीली निगाह महमिल पर डाली। मुझे अच्छी तरह पता है यहाँ क्या चक्कर चल रहा है। शट अप! फवाद भड़क उठा तो आगा जान ने दोनों को ही झड़क दिया। शट अप यू बूथ! हसन, तुम जाओ अपने कमरे में। और वो
فوراً تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا۔ اور فادی، حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی، مگر آغا جان، آغا بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کو ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آغا جان کی تائید کر دی، تو محمل بے بسی سے مدد طلب نظروں سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنے بوٹ کے دس میں بند کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا اور وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پر جھک کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، ہمیشہ کی طرح۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے گئے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بن گئی، تو بالآخر نل کھول کر منہ پر پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری بار رو رہی تھی، وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب حاصل کرنے کا سوچا تھا، لیکن ان لوگوں کو سیدھا طریقہ راز ہی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اب ان سے انتقام لینے کے لیے اسے جادو یا سفلی علم کا سہارا بھی لینا پڑا تو وہ لے گی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا، صبح سے بس اسٹاپ پر جا کر اس سیاہ فام لڑکی سے وہ کتاب لینی تھی۔ ویسے نہیں تو ایسے ہی صحیح، چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالتے ہوئے اس نے نفرت سے سوچا تھا۔ صبح اسے کالج نہیں جانا تھا، مگر ایگزامز ختم ہو چکے تھے۔ وہ پھر بھی بہانہ بنا کر مخصوص وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے بس اسٹاپ پر چلی گئی اور اب مسلسل بینچ کے آس پاس ٹہل رہی تھی۔ اس ناول کا اگلا پارٹ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی دنیا والآخرہ، وأحسن الجزاء فی امان اللہ۔